अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड वालों, आवाज़ सही आ रही है? ओके। कैप 1 FAR 1 लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं जी। होमवर्क में 4 क्वेश्चन थे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चारों सवाल नहीं किए? चारों नहीं किए। खड़े होकर ज़ियारत करवाएं ज़रा, हाइब्रिड वाले भी। यानी बाकी सब ने 4 के 4 सवाल किए हैं, यानी चेक करवाया जा सकता है। और चेकिंग पे कोई निकल आया तो फिर वो क्लास से बाहर जाएगा। अच्छा जी, हमें भाई ज़रा पॉज कर दें तो। अच्छा जी, माजरत, ज़रा मुझे पॉज करना पड़ा, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। 4.1 किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला है तो बताएं। ये क्या क्लास है, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी। किस किस्म के बच्चे इस क्लास में हैं? आपस में बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? कैरेज अंडरलाइन करके लिखें, किराया होता है। कैरेज क्या है जी? किराया। इट इज एन एक्सपेंस। कैरेज किराया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस की एंट्री होती है कैरेज एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, अगर कैश बैंक में पे किया तो। ठीक है, तो ये पेड कैरेज बाय कैश, इसकी एंट्री होनी थी कैरेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 38 से। एक बात तो ये होगी, यहाँ तक कोई मसला? कैरेज एक्सपेंस का एक लेजर बन जाएगा, और वो कैरेज एक्सपेंस जो है वो लेजर में आने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकल कर ट्रायल में आ जाएगा कैरेज एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी डिस्कशन है जो हमने आगे नया सीखना है, उस सवाल के अंदर हेल्प आउट करेगी, और वो डिस्कशन ये है। कैरेज किराया एक्सपेंस ही है, लेकिन ये दो तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक बुक शॉप बरकत मार्केट में ओपन की, आपका काम है स्टेशनरी आइटम्स खरीदना और बेचना। ठीक है भाई, मैंने क्या 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 सफेद, अच्छा रजिस्टर ओपन कर रहे हैं, ज़रा पहले एक बार सुन लें फिर नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आपने बुक शॉप ओपन की, आपका काम है स्टेशनरी आइटम्स खरीदना और उनको खरीद कर बेचना। आपने उर्दू बाज़ार से 10,000 रुपये के स्टेशनरी आइटम्स खरीदे, वहाँ से उनको रिक्शे पे रखा और बरकत मार्केट में लेकर आए। रिक्शे वाले ने आपसे 1,000 रुपये किराया लिया, 1,000 रुपये। ठीक है, मेरा सवाल, आपको ये गुड्स जो आपने परचेज की हैं ये 10,000 में पड़ी ना? जी नहीं, आपको ये गुड्स 10,000 वहाँ पे किया आपने, 1,000 रुपया रिक्शे वाले को किराया दिया, तो आपको ये गुड्स कितने में पड़ गई? 11,000 में। तो वो किराया जो गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए इस्तेमाल के लिए पे किया जाए, गुड्स को बिजनेस में लाने का मतलब परचेजेस जब आपने की, तो परचेजेस को लाने के लिए बिजनेस में किराया पे करना पड़ा, उसको कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? किराया, वो किराया जो गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए इस्तेमाल हो। तो गुड्स बिजनेस में आती हैं परचेजेस वाली ना, परचेज जब करते हैं गुड्स तो बिजनेस में गुड्स आती हैं। ठीक है, तो जो किराया आपने पे किया गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए यानी परचेजेस के लिए, तो उसको कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। क्या कहा जाता है जी? कैरेज इनवर्ड। मैंने साथ ही उसके ऊपर लिखा, ये क्या है जी? इट रिलेट्स टू, हाँ ये रिलेट करता है परचेजेस। फिर आपका नया नया काम है, आपने जो है वो 7 महीना एक ऑफ़र भी लगाई हुई है। स्टूडेंट्स जो हैं सीए वाले, क्योंकि पढ़ने वाले होते हैं, तो वो बुक शॉप पे आने का टाइम ज़ाया ना करें, वो कॉल करें, नुमाइंदा एक कॉल पे हाजिर हो जाएगा स्टेशनरी लेकर। अब वो जो नुमाइंदा आपने रखा हुआ है, एक राइडर रखा हुआ है, उसकी बाइक है, उसमें पेट्रोल डालते हो, ये खर्चा हो रहा है, ये भी एक तरह का किराया ही है। आपको गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किराया पे करना पड़ रहा है, तो वो किराया जो कस्टमर तक गुड्स, देखें परचेज सप्लायर से चीज़ें बिजनेस में आई, परचेजेस बिजनेस में चीज़ें आई,
तो उन पे किराया पे किया, तो गुड्स का रुख इनवर्ड, तो किराए को भी कह दिया किराया इनवर्ड। आपने एक चीज सेल की, कस्टमर को गुड्स ने जाना था, आपने उधर गुड्स कस्टमर को भेजने के लिए एक ऑफर लगाई जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे कोई फूड डिलीवरी वाले, पिज्जा हट वाले कहते हैं जी फ्री होम डिलीवरी है, तो उनके जो राइडर्स होते हैं उनका जो खर्चा है, ये खर्चा एक्सपेंस तो है ना बिजनेस के लिए। तो आपकी बुक शॉप के ऊपर आपने जो गुड्स सेल की, वो गुड्स सेल करने के लिए आपको जो राइडर के बाइक और पेट्रोल के ऊपर खर्चा करना पड़ा, तो ये इसी तरह से ही है कि आपको किराया पड़ा। ये किराया आपको गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पड़ा, तो इस किराए को कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ये रिलेट कर रहा है सेल से। अच्छा भाई, एक बात तो याद रखो, है तो ये एक्सपेंस ही, ठीक है। कैरेज चाहे इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, ये है एक्सपेंस। ओके, बस आज हमने ना इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखनी है, तो सिर्फ वहां पर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ वो डिफरेंट जगहों पर हो जाती है एक्सपेंस ही। ये मैंने लिख दिया है, बाद में नोट करवाऊंगा आपको। जो कैरेज इनवर्ड है वो परचेजेस की कॉस्ट के नीचे ऐड कर देते हैं हम, यानी परचेजेस की कॉस्ट का पार्ट। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपको जो है वो स्टेशनरी 10,000 की नहीं 11,000 की पड़ी, तो परचेज की कॉस्ट में आपने कैरेज इनवर्ड को ऐड कर दिया। जबकि जो कैरेज आउटवर्ड होता है ये एक सेलिंग एक्सपेंस है, चीज़ों को बेचने के लिए एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में आएगा। ये अभी नोट ना करें, ये जब तक इनकम स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी आपको ये वाली बात समझ नहीं आएगी। इतनी सी बात समझ आ रही है? तो किराया दो तरह का होता है, दोनों ही एक्सपेंस हैं। बस इनकम स्टेटमेंट जब बनाना सिखाऊंगा तो उसमें अभी थोड़ी देर में ये सारा टेबल आपके सामने करता हूँ, फिर आप फाइनल वाला नोट भी कर लेना, ठीक है। तो जब इनकम स्टेटमेंट जब बनाना सीखेंगे तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि एक इनवर्ड भी एक्सपेंस है, बस इनकम स्टेटमेंट में एक जगह प्रेजेंट होगा, और आउटवर्ड वाला कैरेज भी एक्सपेंस है, बस इनकम स्टेटमेंट में किसी और जगह पे प्रेजेंट होगा, है एक्सपेंस ही। जैसे मैंने आपको कहा था इनकम दो तरह की होती है, एक सेल रेवेन्यू, दूसरा अदर इनकम। सेल रेवेन्यू भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम है, और अदर इनकम भी इनकम है, बस प्रेजेंट अलग अलग होगी जब इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे अभी आज में, ठीक है। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, वरना कैरेज किराया है और कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का फर्क फिलहाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां तक कोई मसला जी? 4.1 में कोई मसला? अच्छा, अब 4.1 जो है इसका ट्रायल मैं आपके सामने रखता हूं। कितने बच्चों का बैलेंस हो गया था जितनों ने ट्राई किया था? अच्छा, किसी बच्चे ने ट्राई किया था ये सवाल और वो बैलेंस नहीं हुआ था, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब ये हाथ खड़े रखिए, मतलब खड़े ना रखें, लेकिन सोल्यूशन देख लें एक नज़र, मैं दिखा देता हूँ। ये है जी 4.1 का ट्रायल बैलेंस। इसमें देख लें जिन बच्चों का फ़र्क आया वो फ़र्क क्यों आया। अच्छा, एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए, एक मिनट ज़रा सब बच्चे तवज्जो इधर करें प्लीज़, हाइब्रिड वाले भी, फिजिकल वाले भी, कैमरा वाले आमिर भाई भी, ये तीनों बच्चे मेरी तरफ मुतवज्जे हों। मुझे ये बताएं, एंड पे 8354 लिखा हुआ फिजिकल क्लास में एंड पे नज़र आ रहे हैं? फिजिकल क्लास में थोड़ा तंग हो रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिड वालों को नज़र आ रहे हैं? नज़र आ रहा है। अच्छा चलें, एंड वाले जो तंग हो रहे हैं, अच्छा आमिर भाई आपको नज़र आ रहे हैं? तो अनु तो नज़र आंदा ही रहता है। ऑनलाइन वाले सब भाई चार्ज लगा दो। अच्छा, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कराची चला गया? सोल्यूशन ही गवाच गया है। गवाच समझते हैं? पठान भी समझते हैं गवाच? नहीं समझते। अच्छा जी, अब ज़रा एंड वाले बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, अगर ये यहाँ पर हो तो थोड़ा बेहतर है। यार खुल के बताओ ना भाई साहब, इधर आपको नहीं नज़र आ रहा अगर कोने वाले भाई, तो बताओ मुझे, आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ ये बात, ताकि फिर ये ना हो मैं पढ़ाने में जब पढ़ा रहा हूँ तो उसे तो मैं सोच नहीं रहा होता, देख नहीं रहा होता, पता हो ना कहाँ तक आपको नज़र आता है, तो यहाँ तक नज़र आएगा सही। चलो मैं एहतियात करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ से नीचे ना लेके जाऊँ, कहीं पे चला जाए नज़र ना आ रहा तो फिर आप मुझे रोक देना, ठीक है। बाकी हाइब्रिड वाले तो पहले से ही, इससे भी पहले कंफर्टेबल ही थे। अच्छा जी, अब ज़रा देख लें जल्दी से, मसला समझ आ गया? जिन जिन का बैलेंस नहीं हो रहा था मसला समझ आ गया? चलिए पिक्चर देना चाहें तो ले लें।
वैसे तो पिक्चर इसी सवाल की ही ली जानी है, बाकी तो सारा बड़े हो जाएंगे। बाहर इसको वन नोट में ना ले जाए। एक मिनट दें मुझे लगता है वन नोट में ज़रा बेहतर। जी बच्चों, अब क्वेश्चन करें। बच्चे क्वेश्चन आ रहा था आपका। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरह। जी, जिसमें दोनों साइड सेम हो। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ जी, मतलब बैलेंस कोई नहीं है। तो इस किताब के सोल्यूशन में क्योंकि बेसिक बच्चे को सिखाई जा रही होती है, तो ज़ीरो वाला बैलेंस भी लिख दिया गया। लेकिन मैंने तो आपको कहा हुआ है कि अगर बैलेंस ना हो तो ट्रायल में कुछ भी नहीं आना, ठीक है? आपने नहीं लाना। ओके जी, ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चल सकते हैं? अच्छा, 4.2 पहले तो क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में कोई मसला है तो बताएं, वरना मैं फिर सोल्यूशन ही सामने रखूँ। किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला है तो किसी भी बच्चे को। मई 12। एक मिनट, फिर मुझे क्वेश्चन पे जाने दो पहले। अच्छा, मार्च या मई? अच्छा, मार्च 12। पेड वेजेस इन कैश। वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, इस तरह से क्या दिया था। वेजेस भी सैलरीज को ही कहते हैं। इट इज एन एक्सपेंस, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एक बारीक सा फर्क है ज़रूर, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता है। फिलहाल आप छोड़ें, आप सैलरीज वेजेस आपके लिए फ़िलहाल एक ही हैं, बस जान दो, ये सब जान दो। अच्छा जी, अब 4.2 में और भी क्वेश्चन नहीं? सोल्यूशन देख लें इसका। सोल्यूशन में देता इसलिए नहीं हूँ, देखो आपके सामने सवाल आया, कितने बच्चों के सवाल सही हो गए, तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस एक बूस्टर होता है कि बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसका आंसर सही आ गया। तो इसलिए सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा मैं छुपा लेता होता हूँ। तो 4.2 का लेडजर्स तब देखेंगे, लेडजर्स होते हैं ना, लेजर्स तब देखें जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, ठीक है ना? सबसे पहले तो देखिए, ये है 4 पॉइंट, एंड तक नज़र आ रहा है? ये 4.2 है। फोर पॉइंट टू का ट्रायल है। एंड तक सही नज़र आ रहा है? हाइब्रिड सही नज़र आ रहा है? आमिर भाई कैमरा में ऑनलाइन वालों को सही नज़र आ रहा है? यहाँ तक ठीक जी। कितने बच्चों का ये बैलेंस नहीं था? अटेम्प्ट किया और बैलेंस नहीं था। मसला पता लगा है? वैसे क्या मसला था बेटा, शेयर करें, लिखिए। अच्छा, और किधर से इसका बैलेंस पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। और किसका नहीं टैली हुआ? डेबिट क्रेडिट सवाल ही नहीं किया, और जी बाकी में सवाल ही नहीं किया जी। देखें, छोटी मोटी गलती हो सकती है। एक गलती ये हो सकती है कि बैलेंस डेबिट था, यहाँ लाते हुए तेज़ी में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। एक गलती ये हो सकती है कि आपने फिगर वहाँ से गलत उठा के यहाँ लिख दी। एक गलती ये हो सकती है कि आपने टोटल गलत कर दिए, या वहाँ एंट्री गलत हुई तो बैलेंस वहाँ पर ही गलत। तो 3-4 किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अकाउंटिंग के अंदर आपको हर स्टेप पे मार्क्स मिल रहे होते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस आप लोगों का टैली नहीं हुआ और ये 10 नंबर का सवाल था जिसमें 20 ट्रांजैक्शन थी, मिसाल के तौर पे 20 आइटम्स यहाँ पे आने हैं, हर आइटम को यहाँ पहुँचाने का 0.5 मार्क्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आपने 20 में से 16 पॉइंट्स, 16 फिगर्स सही पहुँचा दी, तो आपको 10 में से 8 नंबर मिल गए। बिल्कुल भी आंसर टैली होने के ऊपर मार्क्स नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग सबसे आसानी से पास होने वाला पर्चा है, अगर आप थोड़ा सा नियत के साथ रोज़ का रोज़ पढ़ें, ठीक है? एक बच्चा कल था, कह रहा था समझ नहीं आई। कौन था वो? अभी तक कोई समझ नहीं, किधर गए वो? ओके, छुट्टी कर ली उसने आज यार, हद हो गई जी। नंबर 4.3 आ गया जी, कारपेट रिटेलर। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? अच्छा, अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका ये बिल्कुल सही आंसर आया है।
वाह, देखा अब कितना कॉन्फिडेंस मिला आपको, सोल्यूशन था ही नहीं आपके पास। ठीक है, चलें। कितने बच्चे ऐसे जिनका आंसर टैली नहीं हुआ था, जल्दी से देखें 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 देखें, नजर आ रहा है बेटा सबको? चेक कर लें, वन बाय वन फिगर देखें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपकी तसल्ली होगी तो मैं आगे जाऊंगा। सही नजर आ रहा है एंड तक बच्चों को फिगर? वन बाय वन टिक कर लें फिगर्स, कोई मसला नहीं है। फिगर्स की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, गलती नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है हमेशा कैपिटल पहले हो बैंक फिर हो, कोई तरतीब नहीं है, जैसे मर्जी आप तरतीब बना लें। अच्छा जी, एक बात आसानी के लिए वैसे कल की भी थी, जहन में रख लें। मैंने आपको कहा था एसेट्स और एक्सपेंसेस ये हमेशा बढ़ने पर डेबिट होते हैं, तो इनको कहा जाता है डेबिट नेचर के अकाउंट्स। डेबिट नेचर के ये हेड्स हैं, डेबिट नेचर के इनके अकाउंट्स होते हैं, वो डेबिट नेचर के होते हैं। मतलब नॉर्मली इनका बैलेंस अगर आएगा तो वो डेबिट होगा। तो एसेट और एक्सपेंस क्योंकि बढ़ने पर हमेशा डेबिट होते हैं, तो इनकी नेचर डेबिट नेचर के अकाउंट है, तो नॉर्मल बैलेंसेस इनके हमेशा डेबिट बैलेंस हुआ करेंगे। लेजर में तो क्लोजिंग डेट पर हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिखा होता है, लेकिन ट्रायल में लिखते हुए वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखना। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल ये हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट हुआ करते हैं, तो इनको क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स कहा जाता है। तो नॉर्मली इनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट हुआ करता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हुए अगर ये बात जहन में हो तो गलती के चांसेस और कम हो जाते हैं, तेजी में भी गलती नहीं होती। कोई भी एसेट एक्सपेंस उठाओगे, आपको पता है इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है हमने लेजर में। कोई भी इनकम लायबिलिटी कैपिटल उठाओ, कभी कभी ये गलती भी हुई होगी ना आपसे कि आपने क्रेडिट बैलेंस को लिखते हुए डेबिट साइड पे लिख दिया, तो ये बात जहन में हो ना, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम है तो इनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होना है, क्रेडिट साइड पे थोड़ा और बेहतर हो जाता है। लेकिन मैंने ये कहा कि नॉर्मली ये, अब नॉर्मेलिटी अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, आपने वो सोचनी भी नहीं है। थोड़ी सी बात अगर करना नहीं करनी चाहूँगा, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी जब आएगी तो देखेंगे। मैं नॉर्मल अभी बात की, नॉर्मली ऐसा ही होता है, एसेट और एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस डेबिट होगा और इनकम लायबिलिटी कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है ना, नॉर्मली। अब नॉर्मेलिटी देखेंगे फिर जब आएगी तो। जी बच्चों, किस किस का नहीं मैच कर रहा था, ज़रा दोबारा हाथ खड़ा करें। नहीं मैच कर रहा था जब मैंने पूछा तो, अब हो गया मैच, अब हो गया मैच, बोलें गलती समझ आ गई, चलें आगे। ओके नेक्स्ट। साथ पीना अच्छा, इन प्रोसेस है ये, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह कभी आगे जाके कॉन्सेप्ट। ये बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों, ये ऐसे ही मैंने बात की है, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी 4.4 4.4 ज़रा मैंने ऊपर डेबिट क्रेडिट छुपा दिया है, ये 4.4 है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 4.4 लिखा हुआ समझ आ रहा है? उस तो भी पैड़ा ही लिखा गया, चलो बारह। अच्छा ना कर यार, ये जी नजर आ रहा है सबको? चलिए चेक कर लें जल्दी से। आप ये डैश वगैरह में ना, जिसका जीरो बैलेंस हो मत लिखा है, टिक कर लें। जो फिगर गलत है बताएं, तो लेजर में जाना है तो मैं लेजर में भी ले जाऊंगा। शायद बैंक और परचेज के लेजर में पिछली क्लास में बच्चों को मसला आया था, अगर आपने देखना हो तो बता दीजिए मुझे। फिलहाल ज़रा चेक करने दें बच्चों को, जल्दी करें, नया काम शुरू करें आज। फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी आज बुनियाद डाल देंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन कल करेंगे इंशाल्लाह। कल क्या है, जुमातुल मुबारक है। चलो फिर परसों का दिन भी देखेंगे, इसी को ही मज़ीद पक्का कर लें और फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की बुनियाद इंशाल्लाह डाल देंगे, नए टॉपिक शुरू हो जाएगा। बेसिक्स में डेबिट क्रेडिट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आपका। क्या मजबूत हो चुका है? अभी आपको सोते से कोई उठाया और कहे एसिड कम हो तो आप क्या कहोगे? कोई सोते से गहरी नींद से उठाया और आपको कहे कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो मतलब आप बता लेते हो हैं, सेल बढ़ रही है तो, डेटर कम हो रहा है तो,
क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, पड़े गए, कोई नहीं मजबूत, अभी भी डेबिट करेगा। ऐसे ना करो। जी हो गया चेक? किस लेजर में मसला आ रहा है? गलती पकड़ी गई या नहीं पकड़ी जा रही? बोलें किस लेजर में बेटा? सोल्यूशन दे दूं? सिर्फ लेजर्स के सोल्यूशन दे दूंगा मैं कल, अगर ज़रूरत महसूस करेंगे आप लोग तो। वैसे मेरा मशवरा तो ये है कि आप ये बेटा ये जो बोलते रहते हैं ना बीच बीच में, मैं बस ये हफ्ता 10 दिन ही पहले बर्दाश्त किया करता हूँ। जब मैं बोल रहा होता हूँ साथ साथ बोल रहे होते हैं, मुझे नज़र भी आ रहे होते हैं, पता भी लग रहा होता है। अभी फिर 8-10 दिन गुजरने के बाद फिर मैं माफ़ी नहीं देता, फिर मैं क्लास से निकाल देता हूँ बेटा। वैसे मैं क्लास नहीं छुड़वाता बच्चों से, लेकिन इस बात के ऊपर मैं क्लास से निकाल देता हूँ। प्लीज़ ना बोला करें जब मैं बोल रहा हूँ तो। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, 10 बार पूछें, मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा। कोई क्वेश्चन अगर पेंडिंग करना हो तो मैं कह देता हूँ फ़लाँ लेक्चर तक रुक जाओ ज़रा, फ़लाँ लेक्चर तक रुक जाओ, वरना आंसर आपको मैं खुद कर देता हूँ। तो आपस में ना डिस्कशन किया करें। जब मैं कहूँ ये आप एडजस्टमेंट करो जी, फिर करो डिस्कशन आपस में, एक दूसरे समझो। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ सर तो बेटा फिर आप इधर देखें, ध्यान करें, ठीक है? हाँ जी, बेहतर क्या है, आप ये टोटल 16,864 है ना, ये अपने पास रजिस्टर पे लिख लें। और आप कहें तेरी क्या मजाल के तू ना आए, मैं फिर ट्राई करूँगा तुझे जाके घर। फिर आप दोबारा ट्राई करके इस पर पहुँच जाएँ। कल का दिन देख लें मज़ीद, अगर फिर भी ये ना बैलेंस हो तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जिस सवाल में मसला आ रहा होगा उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? लेकिन ये जो बार बार की एफ़र्ट है, इसी ने आपको जो है वो पार लगाना होता है, ठीक है ना? चलें जी, शुरू करें फिर आज की कार्रवाई। लिखा हुआ डिस्कस, ये ना मैं हैंड आउट में डालना भूल गया हूँ, माजरत, ठीक है? तो इसलिए ये यहीं से फिर एंड पे तस्वीर ले लेना। बस ये 4 लाइनों का सवाल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बोर्ड। अभी बोर्ड के ऊपर मैं करने लगा हूँ ये काम, ठीक है? तो कहानी शुरू करते हैं आज की। तैयार है? – 2017 में 10 यूनिट्स परचेज किए हमने, 22 रुपये ईच, कुछ रेंट पे किया, सैलरी पे की, और 7 यूनिट बेचे 30 रुपये ईच, ठीक है? अब अगले 10 मिनट से 15 मिनट कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं फाइनल वर्जन जब 10, 15, 20 जितना टाइम लग जाए, जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक ये बात मैं करता रहूँगा, ठीक है? जब फाइनल वर्जन यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप नोट कर लीजिएगा उसको, फ़िलहाल कोई भी नोट नहीं करेगा, ठीक है? 2017 की बात कर रहे हैं सवाल में कि 2017 में हमने 7 यूनिट्स बेचे हैं 30 रुपये ईच के हिसाब से, और 10 यूनिट्स ख़रीदे हैं 22 रुपये ईच के हिसाब से, ठीक है? अब ये जो हमने सोने वाले भाई 7 यूनिट्स बेचे हैं 30 के हिसाब से, ये हमारा प्रॉफिट है ना? ये हमारी इनकम है। अभी इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई? देखें तरतीब पता है क्या होती है अकाउंटिंग में? बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले होती है, उसकी जर्नल एंट्री की जाती है, फिर लेजर बनाया जाता है, उससे लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को उठा के ट्रायल में लिखा जाता है। अब ट्रायल एक तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करवाता है हमारी, जैसे आपने देखा डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे, तुमने टोटली नहीं किया हुआ, अच्छा। तो उसके बाद ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपेयर करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ही तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मकसद है हमारा। तो ये जो मैं अब आपसे आज डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, जो कल भी चलेगी, देखेंगे शायद परसों भी तसल्ली मेरी ना हुई तो चलेगी, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो हमने बनानी सीखनी है, हर टॉपिक को हम वहीं पर पहुँचाया जाएंगे फिर, ठीक है? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मकसद ही क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो होता है उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, चेंज इन इक्विटी होती है, और नोट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपको सिखा दूंगा 2-3 दिन में,
एग्जैक्ट ये वाला सिलेबस में नहीं है, इंट्रो के सिलेबस में, इसलिए टेस्ट इस तरह से नहीं होगा, जैसे होगा वो बताऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, ये हमारे सिलेबस में FAR 1 के पढ़ेंगे। नोट्स भी कुछ एक हमारे सिलेबस में है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, फिक्स एसेट डिडक्शन करेंगे, हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस चीज़ ने कहाँ नजर आना है। बैड डाउटफुल डेट समझाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचाएंगे, ठीक है। BR समझाऊंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो काम हमने करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको कहाँ पे लेके जाना है, मकसद ही हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। तो आज उसकी बुनियाद पढ़ने लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मैं इनकम स्टेटमेंट आपसे बनवाना चाह रहा हूँ, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसे कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। अभी सारे नाम समझ आ जाएंगे क्यों ये नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मकसद क्या है, इस वक्त हम देखना चाहते हैं हमने जो बिजनेस किया उसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्या स्टेटस है, हमें प्रॉफिट आया, लॉस आया, प्रॉफिट आया तो कितना आया, लॉस आया तो कितना आया, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल किए हैं जो यूनिट्स हमने, वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। सेल्स, सबसे पहले सेल्स जी, कितने यूनिट सेल किए हैं बेटा? 7 यूनिट्स बेचे हैं और हर एक, भाई ये जो यूनिट्स इंटू रुपीज़, ये सिर्फ यहीं पर ही आज करवा रहा हूँ मैं। सवालों के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे यूनिट्स लाने पड़े हैं, वरना सवालों के अंदर फिगर्स आपको कैलकुलेटेड मिलती हैं, ये काम नहीं करना पड़ता। ये समझ लें बहुत मुश्किल चीज़ सिखा रहा हूँ आसान काम करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मुझे यूनिट्स को लाना ज़रूरी था। रट्टा मैं नहीं लगवाना चाह रहा था, यूनिट्स से ज़रा बात पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। माना कि मुझे 15 से 20 मिनट शायद लग जाए, कोई मसला नहीं है, ये 15-20 मिनट इन्वेस्टमेंट होगी मेरी आप लोगों के ऊपर, आगे चल के आपको काम आती रहेगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट दे लेते हैं ज़रा। यूनिट्स 7 बेचे हैं, 30 रुपये ईच के हिसाब से 210। अब नोट कोई साथ साथ करेगा ना तो उसको नुकसान ही होगा कि बाद में ये चीज़ें चेंज होती जानी है, इसलिए फ़िलहाल नोट ना कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? नहीं, जो गुड्स बेची हैं सबसे पहले उनको खरीदने वाला खर्चा है। सबसे पहला और मेन खर्चा ही क्या है? उन चीज़ों को जो हमने खरीदा, उसको हमने क्या कहा था? परचेजेस, गुड्स परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, परचेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ परचेजेस। भाई एंड तक ये सही नज़र आ रहा है या और बोल्ड करूँ इसको? सही है। हाइब्रिड वालों सही है। एंड वाले ने अंगूठा ऐसे किया, पता नहीं वो ऐसे किया या ऐसे किया, यूं कर दो, सही नज़र आ रहा है। ओके, वोट मुझे मिल गई जी। आजकल बड़ा रिवाज है ना आजकल, वोट ये वोट वो। अच्छा, तो पर फिर भी मेरी तसल्ली नहीं होगी। परचेजेस, कितने यूनिट्स खरीदे? 10 यूनिट्स खरीदे हैं, हर एक 22 रुपए का है, तो 220, 210 को जरा इधर करके लिख लें। 220 रुपए खर्च हुए। और अगर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, अभी नहीं, मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। एक तो भाई ये अकाउंटिंग के अंदर ना माइनस को, नेगेटिव को ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जिस दिन मैं लेजर की बुनियाद डाल रहा था, मैंने कहा था माइनस का साइन इस फॉर्मेट में अलाउड नहीं है, तो क्या करें? तो किसी एक साइंसदान ने ये भी कहा था कि ब्रैकेट डाल लें। तो मैंने कहा था ब्रैकेट का मतलब अकाउंटिंग में माइनस ही होता है। ये उस साइंसदान के उस सवाल से आज हमें और हेल्प भी मिल गई ना, उस दिन की हुई बात आज फिर दोबारा से आ गई, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग के अंदर माइनस डिनोट ही किससे होता है? ब्रैकेट से। ब्रैकेट मींस माइनस, ठीक है। तो मैंने माइंड तो नहीं किया साइंस, अब हाँ ना कर देना, सबको पता लग जाएगा कौन था, मुझे तो पता है कौन था, ठीक है। अच्छा जी, 10 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो हो गया भाई हो, देखो ऐसे नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने 210 रुपए की सेल की है और 220 रुपये परचेज किया नहीं किया, तो हो गया 10 का नुकसान। चलो शटर बंद करो, चलें, नुकसान हो गया ना, ठीक है। ये 9 सर वाले चुप करके बैठे, नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया। असल में नुकसान नहीं हुआ है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमने 7 यूनिट्स सेल किए,
लेकिन उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट ली, एक्सपेंस लिया, वो 10 यूनिट्स का ले लिया। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं आज पहली बार नाम लिया है, ये अब मल्टीपल टाइम्स हमारे पास आता रहेगा। हम डिफरेंट जगहों पे इसको करते करते सीख जाएंगे। आखिरी या सेकंड लास्ट क्लास के अंदर थ्योरी की एक क्लास होगी 2-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसके अंदर फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट को लिख भी लेंगे ये होता क्या है, लेकिन तब तक हमें पता होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो थ्योरी हम पहले नहीं पढ़ते होते, पहले हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेते हैं। थ्योरी फिर क्या है, बस अंग्रेजी के अंदर एक लाइन ही लिखनी होती है, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। वो ये कहता है कि रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस एक ही पीरियड में नजर आने चाहिए। क्या मतलब? आपने 7 यूनिट्स की सेल 17 के अंदर ली है, इनकम 7 यूनिट्स की इनकम सेल आपने 2017 में ली है, तो एक्सपेंस भी इन्हीं 7 यूनिट्स का आना चाहिए, तब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होता है। ये तो आप बात ही गलत कर रहे हैं। आपने 10 में से 3 यूनिट्स तो बेचे ही नहीं हैं। तो जो चीज परचेज की थी फॉर सेलिंग पर्पस और वो बिकने से रह गई, तो उसको तो हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो तो एसेट था, एक्सपेंस था ही नहीं। यानी 10 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स तो अभी एक्सपेंस आउट हुए ही नहीं है, वो तो अभी हमारा एसेट पड़े हैं। एक्सपेंस तो तब होंगे जब हम उन्हें बेच देंगे, उसके अगेंस्ट पे रेवेन्यू इनकम भी आएगी। बात समझ रहे हो? तो 7 यूनिट्स सेल किए, कॉस्ट 10 यूनिट्स की ले ली, गलत है ये। अब तरीका क्या है? यहीं पर 7 ले लें, ये तरीका सही नहीं है। हम क्या करेंगे, परचेज हमेशा हमने पूरी ही रिकॉर्ड करनी है। इसीलिए मैं कहता आया आपको बेसिक्स के अंदर कि परचेज गुड्स खरीदनी है, बस छोड़ो मत सोचो, परचेज सारी रिकॉर्ड करनी है। क्या मतलब? जब कभी गुड्स खरीदनी है हमने परचेज को डेबिट करना ही करना है। पीरियड एंड पे जाकर क्या करते हैं, ये जिस सिस्टम की मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना जब जाके कहीं, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में डायरेक्टली नहीं होंगी लेकिन यूज हो रही होती है, तो पढ़ाना जरूरी होता है आपको, ठीक है ना। बहरहाल वो सिलेबस में ही है, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि हमने FAR 1 तैयार करनी है। उसके तैयार करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। तो इन्वेंट्री के 3-4 दिन उसके अंदर ऐसे ही हैं, जो कुछ करने में वो करना पड़ना है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर 2 सिस्टम उसके अंदर पढ़ाऊंगा, तब जाके ये वाली बात छोड़ेंगे। फिलहाल तब तक यही वाली बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है जो सिस्टम में आपको आज समझा रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम परचेजेस जैसे ही गुड्स खरीदते हैं परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि बिकी क्या नहीं बिकी क्या, कुछ बस परचेज गुड्स आई, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट करते रहते हैं। पीरियड एंड पे जाकर हम क्लोजिंग स्टॉक को काउंट कर लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये तो अभी बिकी नहीं है, तो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेजेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर देखो, मैं यहां से परचेजेज में से लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक लेस हुआ। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं, ज़बानी बता सकते हो आप, क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन भी बना देता हूं। चलो आपको मैं क्या याद करोगे, आज फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है मेरे पास। मैंने परचेज किए, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है, ये यूनिट्स की बात हो रही है, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्यू, यूनिट्स, क्वांटिटी यूनिट्स कह लो, ठीक है। मैंने 2017 में 10 यूनिट्स परचेज किए, ठीक है। तो मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? अब अवेलेबल फॉर सेल मैंने 10 यूनिट्स खरीदे हैं, अब ये 10 के 10 मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है। मैंने इनमें से कितने बेच दिए? तो माइनस कर दूंगा इसमें से सोल्ड यूनिट्स, ठीक है। सोल्ड कितने? 7। तो मेरे पास कितने बचे हैं? ये 3 क्या हैं? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 3। मुझे पता है ज़बानी भी आप निकाल सकते थे, पर्चे में ज़बानी शायद निकालने अगर इतनी आसान पहली बार चीज़ तो फिर खोल खोल के बयान की जाती है ना, ठीक है। तो 3 यूनिट्स मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। ये तो बज़ाहिर भी नज़र आ रहा था, 10 खरीदे हैं, 7 बिके हैं, तो 3 अभी बिके नहीं हैं। तो जो गुड्स खरीदी जाए फॉर सेलिंग पर्पज उन्हें कहते हैं परचेज, और अगर उनमें से कुछ अनसोल्ड रह जाए तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं, और हर एक की कॉस्ट 22 की हमें पड़ी है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 66। अब ये माइनस ऐसे नहीं करना, अब तरतीब देख लो जरा ध्यान से पूरे। 220 में से 66 माइनस करो, क्या आंसर आता है?
हाँ 150। अच्छा, ये 154 जो है ये मैं कह रहा हूं ऊपर नजर आने वाले 7 यूनिट्स की कॉस्ट है, एक्सपेंस। आप कहोगे जरा प्रूव करें, मैं कहूंगा कैलकुलेटर निकालें। हर एक यूनिट हमें 22 रुपए में पड़ा था, तो 154 को जरा 22 से डिवाइड करें, 154 डिवाइड बाय 22 करें जरा। क्या मतलब, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट पड़ी है? 7। और ये कितने यूनिट्स की सेल पड़ी है? 7। तो 7 यूनिट्स की सेल है, 7 यूनिट्स। और एक्सपेंस, कॉस्ट मींस एक्सपेंस, ठीक है। इन 7 यूनिट्स की जो सेल पड़ी है, इनकी कॉस्ट भी कितनी है? 7 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है, 7 यूनिट्स की सेल, 7 यूनिट्स की कॉस्ट। अब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब अगली बात, ये मैंने एक कैलकुलेशन आपको सिखाई है, ठीक है। बेसिकली हम एक्सपेंस जो ट्रेडिंग के अंदर एक्सपेंस निकाल रहे हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो 210 रुपए की सेल हुई है 7 यूनिट्स की, उसके अगेंस्ट मुझे 154 रुपए की कॉस्ट पड़ी है, प्योर कॉस्ट। अभी इसके अंदर बाकी खर्चे नहीं डाले जो गुड्स खरीदने की थी, ठीक है। तो इस 154 का नाम रखा गया अकाउंटेंट्स ने कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम रखा हुआ है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मतलब? कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, सेल्स जो हुई हैं उसका एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल को कहते हैं, ठीक है ना। ये 7 यूनिट्स की सेल्स हैं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 154, 7 यूनिट की सेल्स 210, 7 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 7 यूनिट्स की सेल्स 210, 7 यूनिट्स की कॉस्ट, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये सेल्स और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं अभी फिर समझा दूंगा, 10 बार समझा दूंगा, कोई मसला नहीं, जरा रुक जाएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो पहले आप क्या किया करें, आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाला करें। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकला करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी? परचेजेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक तो सेल हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे आप कॉस्ट ऑफ सेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या आ गया जी? ये क्या है? सेल। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपने अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करोगे? माइनस। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करोगे? तो अब एंड पे लिखो, ये डिब्बे को पहले सॉल्व करो, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपने क्या करना है? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करना है, तो अब यहां पर लिखो लेस। सेल में से लेस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये देखो 210 में से 154 को क्या करना है? माइनस करना है, ये माइनस, और आंसर 56। ये बात समझ आई है? ये डिब्बे का टोटल पहले 154 लिखना है, वो डिब्बे का टोटल है, ओपनिंग प्लस कुछ आएगा प्लस माइनस सारा करके जब आंसर आ जाए, अब इस आंसर को पहले मैंने माइनस ही लगाया ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, वरना पता क्या करने लग जाओगे, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर वो यही हो जाएगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। सादा बात, आपने पहले ये नहीं सोचना कि आपने इस फिगर को कहीं से लेस करना है, आपने पहले क्या करना है? पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी? परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आगे कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपको चाहिए प्रॉफिट, तो आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करना है, तो अब आप यहां पर लेस लिख लो। अब ये तो पहली बार लिख लो, वरना तो अब आपको फॉर्मेट का पार्ट बन जाएगा, लेस लिख लिया करोगे, ठीक है। बस तरतीब ये रखनी है कि पहले डिब्बे का टोटल करना है, 154 आ गया, अब इस 154 को क्या करना है? 210 में से माइनस, तो फिर अब इसके साथ माइनस का साइन लगाओ, वरना पहले लगा दोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये पता नहीं क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं सोचना, डिब्बे का टोटल करो, जो टोटल आया है उसको सेल में से माइनस करना है, तो अब माइनस का साइन लगाओ। क्या आ गया आपके पास? 56 का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहा जाता है अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि इसमें से अभी बाकी खर्चे लेस होना रहते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने दिखाई है। गुड्स ट्रेडिंग कहते हैं खरीदो फरोख्त, बाइंग और सेलिंग। यहाँ तो हमने सिर्फ ये बताया जो चीज़ बेची है इसको खरीदने का कितना खर्चा आया, जिस दुकान में रख के बेचा है उसका किराया भी तो है, बिजली का बिल भी तो है, मुलाजमों की तनख्वाहें भी तो हैं, वो भी तो इसी सेल को करने के लिए सारे खर्चे इनकर हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो खर्चे अभी इसमें से माइनस नहीं किए, इसलिए इस प्रॉफिट को क्या कह दिया हमने? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ग्रॉस
प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब कुछ खर्चे हैं जो मजीद हुए। रेंट 10 रुपये पे किया, सैलरी 15 रुपये, एक्सपेंसेस हैं। अब जीपी लिखने के बाद अब लेस करेंगे हम अदर एक्सपेंसेस को। अदर एक्सपेंसेस पहले कौन सा है जी? अगर सैलरी पहले तो गलत हो जाएगा, कोई नहीं गलत होगा, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, चलो रेंट एक्सपेंस कितना है? 10 रुपये माइनस करो, एक्सपेंस है ना। फिर सैलरी एक्सपेंस 15 माइनस करो 15, सही नजर आ रहा है हाइब्रिड वालों? ओके, तो नेट प्रॉफिट 30, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया जी? हाँ, अब इसमें से और कोई खर्चे माइनस होना बाकी नहीं, ठीक है। तो फिर सुनो जरा तवज्जो से एक बार, दोबारा सुन लो एक बार। हमने बेचे कितने यूनिट्स? 7। तो फिर नीचे एक्सपेंसेस भी मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इसी के हिसाब से ही है। ये इस मिसाल के तौर पे हमारे 17 के साल में ये सिर्फ यूनिट्स बिके हैं, तो 17 के साल का ही रेंट आए, 17 के साल की ही सिर्फ सैलरी आए, 16 और 18 की नहीं आ सकती। ऐसे ही ये जितने यूनिट्स बिके हैं सिर्फ इन्हीं की खरीदने की कॉस्ट जहाँ पे एक्सपेंस आउट होगी, ये 3 तो है ही नहीं एक्सपेंस, इसीलिए इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एन एक्सपेंस। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स इट इज एन एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में से इसको क्या कर दिया हमने? माइनस निकाल के ले गए हैं। रखना कहाँ है ये कल इंशाल्लाह बता दूंगा, वैसे तो स्टॉक है, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, यहां से निकाल लेते हैं हम। भाई तुम एक्सपेंस नहीं हो, चलो निकलो, फिलहाल तुम एसेट हो, जाके रख देंगे उसको एसेट्स में, ठीक है ना? सही है। हाँ, अभी मुकम्मल बात तो कल ही होगी, फिलहाल ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना था। तो फिर खरीदो फरोख्त ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, इतने हिस्से को, ये जो जीपी सेल से लेकर जीपी तक का हिस्सा है, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहा जाता है जी? ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और जीपी से आगे और नीचे नेट प्रॉफिट तक, इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको इकट्ठा बोल दिया जाता है, अक्सर अकाउंटेंट्स इस तरह से बोलते हैं जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, या इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कभी कभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह दिया जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब भी बनेगा जब जीपी पहले निकलेगा, तो उससे आगे एक्सपेंसेस माइनस होंगे ना, तो उसका मतलब भी यही होता है। इसका एक मुश्किल वाला नाम भी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो अब जरा सुने इधर, सेल कितने यूनिट्स की थी? 7 की। परचेज कितने यूनिट्स की थी? तो परचेज सारे की सारी यहां रहने देते तो फिर ये तो गलत था। 7 की सेल है तो 7 की ही परचेज की कॉस्ट आए ना, तो हमने क्या कहा, इसमें से 3 की कॉस्ट निकाल कर साइड पे कर दो, तो बाकी कितनी बच गई? अब ये 7 की ही कॉस्ट है, मैंने आपसे चेक करवाया है, 154 डिवाइड बाई 22, जानबूझ के 22 ही रखा हुआ था कि ऐसी चीज़ें प्रूव कर सकें, ठीक है। पर्चे में तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, फिगर्स ही गिवन होंगे। एनीवेज, तो अब जब हमने 220 यानी कि 10 यूनिट्स की कॉस्ट में से 3 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर दी, तो बाकी कितनी बच गई? 7 यूनिट्स की कॉस्ट, यही बिके हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से बाकी एक्सपेंसेस लेस किए तो आ गया नेट प्रॉफिट। कोई मसला है यहाँ तक? क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एक आ रहा था उसको, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है सेल्स करने की कॉस्ट, वो सेल है और ये उसका एक्सपेंस है। ये सेल करने के लिए ये खर्चा करना पड़ा, 210 रुपये की चीज़ बेचनी है तो 154 में पहले खरीदी है हमने, तो ये 210 की सेल अचीव करने के लिए ये खर्चा करोगे, तो ये खर्चा नहीं करोगे तो गुड्स आपके पास होंगी नहीं तो बेचोगे क्या? अच्छा जी, अभी रुक जाएं, अगला साल भी देख लें, फिर एक ही बार नोट कीजिएगा। अलग से नया ही बना देता हूँ दोबारा, मैंने कुछ नहीं ले आएंगे।
2018 में 25 यूनिट्स खरीदे हैं, रेंट पे किया, सैलरी पे की और 26 यूनिट्स बेचे हैं। 25 खरीद के ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 3 पहले से पड़े थे, 25 मजीद खरीदे, तो टोटल कितने हो गए अवेलेबल फॉर सेल? 28। बेच कितने दिए? 26। तो इस साल क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा होगा? 2 यूनिट्स। वैसे तो ज़बानी हो सकता है, लेकिन मैं चूंकि ये बना चुका हूँ तो मैं ये वाली क्वांटिटी यानी यूनिट्स 2018 के लिए भी ये मैं आपको बना कर दे देता हूँ। अब 2018 में जब आए हम, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। देखिए जी, एक बात याद रखिए, दुकानदार की कोशिश हमेशा क्या होगी? सबसे पहले पुराना स्टॉक निकले। सब्जी वाला दुकानदार बन जाओ, टमाटर शाम वाले सुबह पहले बेचने की कोशिश करोगे, ज़्यादा बाद में बेचोगे, ठीक है? तो एक बात याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक एक पीरियड का होता है, पहली बात तो ये वो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक बनता है। आप दुकान बंद करके गए, जो स्टॉक क्लोजिंग कह कर गए, अगले साल अगले पीरियड के अगले ही दिन सुबह आकर दुकान खोलोगे, सबसे पहले वो स्टॉक आपको मुँह चढ़ाएगा, वो पहले से मौजूद है। चाहे आप बाहर से नया स्टॉक लेकर भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दुकान में जब एंटर होना है स्टॉक में, पहले तो वो पड़ा होगा। तो जो एक पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है, वो अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बनता है, और सबसे पहले वही खर्च होगा, वही खर्चे में जाएगा, ठीक है? तो बहरहाल पिछले पीरियड में तो ओपनिंग स्टॉक था कोई नहीं, लेकिन इस पीरियड में तो ओपनिंग स्टॉक है। मजीद कितने खरीदे? 25 अवेलेबल फॉर सेल हो गए, बेचे 26, तो 2 क्लोजिंग स्टॉक हो गए। ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ज़बानी कर लिया करो, वैसे ही समझा दिया। कहीं ज़िंदगी में इन्वेंट्री के टॉपिक में ये भी बनाने का काम हो सकता है, काम आ जाए ये चीज़, ठीक है? अब 2018 के लिए हम दोबारा से ये सारा काम करते हैं। सबसे पहले खुद करना है। अच्छा सुने, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, हमारे सवाल में था नहीं पिछली दफ़ा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये है कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला मुकम्मल। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। अभी आजमा के देख लें, हमने सेल किए हैं 26 यूनिट्स ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 26 यूनिट्स की आनी चाहिए। ज़रा ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली 26 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, ठीक है? चेक करें। सबसे पहले तो सेल्स, कितने यूनिट्स बेचे? 26 यूनिट्स, हर एक यूनिट 30 का, श्योर? उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन आपको पता है हमने ये वाला लेस अभी सोचना नहीं है, पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे। जब वो डिब्बे का कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे का टोटल आ जाएगा, तो फिर एंड पे माइनस करेंगे, ताकि कन्फ्यूज ना हो आपके, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक 3 यूनिट्स पड़े थे, इनटू हर एक यूनिट 22 का पड़ा था हमें, इसमें मैंने चेंज नहीं किया। कितना आ गया? 66, वही क्लोजिंग इधर ओपनिंग आ गया, ठीक है? फिर परचेजेज है, परचेजेज ऐड होंगी। कितने यूनिट्स परचेज किए? 25 यूनिट्स, इनटू फिर 22 ही रखा मैंने, 550 की परचेजेज आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ज़मानी भी निकल सकता था ना, 3 पड़े थे, 25 खरीदे, 28 हो गए, 26 बेच दिए, 2 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, लेकिन मैंने तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, ठीक है? तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं, हर एक 22 का पड़ा, 44। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल 572। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करना है? माइनस करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो माइनस किया हमने
780 में से 572 को जी 208, ये 208 हमारा ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद रेंट 45, सैलरी 35, ये दो एक्सपेंसेस लेस कर के बाद लेस एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस जो भी लिख लें जी। रेंट कितना है? रेंट एक्सपेंस 45 है। सैलरी एक्सपेंस कितना है जी? 35 है। और नेट प्रॉफिट आ गया 128। कर लें जी नोट, पिक्चर ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, घर जाके नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं लिख सका, नहीं आपके हैंड आउट में डाल सका, इसलिए ये भी अगर हो सके तो पिक्चर ले लें इसकी भी। ये पूरा क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले भी पॉज करके इसको नोट कर लें। वैसे कोशिश करूंगा ऑनलाइन वालों के हैंड आउट में इसको ऐड कर दूं, फिजिकल वालों को तो मिल चुका है। जी बस ठीक है, रहने दो, प्राइस नहीं बदलनी। इन्वेंट्री के टॉपिक में तफसीलात करेंगे बेटा, यहाँ पर तो इतनी बात भी नहीं की जाती जितनी मैंने कर दी है। अभी सवाल दिखाता हूँ, सवालों में ओपनिंग स्टॉक की फिगर गिवन होगी, परचेज की फिगर गिवन होगी, सेल की फिगर गिवन होगी। तो बस फिलहाल इतना ही बहुत है, जितना समझ आ गया। बेसिकली मैंने समझाना था कॉस्ट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट, ये वैसे समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने यूनिट्स, मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैंने कहा यूनिट्स डाल देता हूँ, ज़रा समझ आ जाएगी बात। समझ आ गई है, बस ठीक है, अब आगे मत सोचें फिलहाल, वो इन्वेंट्री के टॉपिक में जाकर देखेंगे रेट बदलने को। जाहिर ही बात है क्लोजिंग स्टॉक में फिर डिफरेंट रेट्स की चीज़ें पड़ी होंगी, तो वो पढ़ाऊंगा ना, वो टॉपिक जब आएगा तो तभी। इन्वेंट्री के ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड है और पूरा एक टॉपिक है। अगर पिछली से पिछली अटैम्प्ट की बात करें तो इंट्रो के अंदर उस पर 13-14 दिन लगते थे। अभी जब ये इंट्रो में ही है, FAR1 के अंदर रिवाइज करवाने के लिए 3 से 4 दिन फिर भी लग जाते हैं, तो छोटी चीज़ नहीं है ये, सीखेंगे इंशाल्लाह। ये ले आए आमिर भाई, नाराज़ हैं आप मेरे से? ले आए इधर। इसकी हेडिंग है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताया तो है, जिससे इनकम स्टेटमेंट भी कहेंगे। ये क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, हैं भाई साहब कह रहे हैं कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, आप बता रहे थे। वैसे तो अगले सवाल में आना था तो देख लेते, बहरहाल चलो आप यहीं पे देख लो, देख नहीं आप यहीं, तो अच्छा है ना, फिर आप लोग करोगे जी। कैरेज कराया, इनवर्ड रिलेट्स टू परचेज, आउटवर्ड रिलेट्स टू सेल। अगर कैरेज इनवर्ड है, रिलेट करता है परचेज से, देख लो इधर एक दफ़ा, कैरेज इनवर्ड है यानी जो रिलेट करता है परचेज से, तो उसको ऐड कर देना यहाँ परचेज के नीचे प्लस कैरेज इनवर्ड। एक्सपेंस ही बना ना, लेकिन कहाँ शामिल हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देगा, एक्सपेंस ही है, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, ठीक है। और अगर कैरेज आउटवर्ड है, रिलेट्स टू सेल, तो फिर सेल में ना ऐड करने बैठ जाना, इस सेल करने के लिए तो सारे खर्चे हैं, तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड का एक्सपेंस आ जाएगा, है एक्सपेंस ही, एक सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अगर कैरेज इनवर्ड है तो परचेज के नीचे ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाकर जीपी से ऊपर माइनस कर लेते हैं, उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। और अगर कैरेज आउटवर्ड है तो भी एक्सपेंस ही है, लेकिन उसको जीपी के नीचे माइनस करके नेट प्रॉफिट तक आते आते माइनस कर लेते हैं, ठीक है।
ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? तो तुम नीचे देख कर लिख रहे होगे, तुम्हें क्या समझ आएगी? नहीं ना, मुझे पता है, मैं देख रहा था। ठीक है, अब एक बार फिर देख लो सारे जी। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का फर्क तो पता लग गया ना। कैरेज किराया है, कैरेज इनवर्ड गुड्स खरीदी हैं तो वो पैसे देकर अपने पास लाए, तो परचेज के ऊपर ये किराया पड़ा, तो परचेज के अंदर ही नीचे ऐड कर दो प्लस कैरेज इनवर्ड। इससे होगा क्या, यहाँ पर ये 550 मिसाल के तौर पर 50 रुपये किराया था, जमा 50 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 572 में 50 ऐड होकर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, हो जाएगा, एक्सपेंस चार्ज हो गया। ये कैरेज इनवर्ड यहाँ पे एक्सपेंस बनाया, और कैरेज आउटवर्ड हो तो उसको एक्सपेंसेस में यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड लिखकर माइनस कर दो। बनना एक्सपेंस ही है दोनों ने, बस कैरेज इनवर्ड को यहाँ प्रेजेंट करके एक्सपेंस बनाते हैं, कैरेज आउटवर्ड को जीपी के बाद वाले। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों ने प्रॉफिट को कम ही करना है। खर्चा जो है, खर्चा जो हुआ वो यहाँ पर तो वो बात बन गई जो मैंने आपको कहा था, 10,000 की स्टेशनरी आपको 11,000 में पड़ी है, तो परचेज 10,000 जमा 1,000 11,000 करके आप यूँ लिख देते हैं। ये बस इतना सा फर्क है। ठीक है जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर लिखूँ। जी मैं लिखा नहीं। जी ये किराया कैरेज अगर इनवर्ड है यानी रिलेट करता है परचेज से, तो एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कहाँ पे, कहाँ पे? एडेड टू, यूँ बल्कि यूँ लिखें और ज़रा बेहतर हो जाएगा। एडेड आफ्टर परचेजेस, एडेड आफ्टर परचेजेस इन कॉस्ट ऑफ सेल्स सेक्शन, इन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिब्बा। ठीक है, सेक्शन, मुझे सेक्शन कॉस्ट ऑफ सेल का बनाया उसमें ऐड। अच्छा, और अगर कैरेज आउटवर्ड है तो रिलेट करता है सेल्स से, शोन इन अदर एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी सवाल के अंदर आता है तो शो करके भी देख लेते हैं। ठीक शो, पठान क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, क्यों हंस रहे हैं? जी अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो बस कर दूं, इसको आगे से हटा दूं। हाँ नहीं, क्या बात कर रहा था? मैंने नहीं पढ़ी, मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें क्या, इसने पढ़ी हुई? कभी तो चुप बिठाया हुआ इसको, बोल के तो दिखाए। खुन्ने ना सेक दूँ इसके। यू नो द मीनिंग ऑफ खुन्ना? क्लास के बाद आना समझाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा जी, ये अब क्लास के आखिरी 10 मिनट शुरू होते हैं और आसान सा थोड़ा सा काम है। ठीक है जी, 2 अदद सवाल मैं करवाऊंगा और 4 अदद सवाल आपको उन 2 समेत होमवर्क में मिलेंगे, और ये सारा चारों के चारों सवाल आप होमवर्क में तकरीबन 10 से 15 मिनट में कर लेंगे। तो सचमुच मैं सही कह रहा हूँ। अब सुने, अब मकसद कहने का ये है कि मैंने तफसीली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाली तरफ मैं आज नहीं गया जानबूझकर, क्योंकि देखें काफ़ी बच्चों ने भी होमवर्क पिछला नहीं किया हुआ था, और थोड़ा सा ज़रा आपको सांस भी मिलता रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना ओवरडोज भी तो होने का ख़तरा है। तो जितने बच्चों को कमी है, बेशी तो कोई नहीं है माशाल्लाह किसी की भी, जिन जिन की कमी रह चुकी है आज तक के लेक्चर्स की,
ट्रायल वाले क्वेश्चंस पूरे नहीं किए, डबल एंट्री मजबूती नहीं है, क्वेश्चंस को रहते हैं होमवर्क में थे, तो वो आज का दिन लगा के मौके को गनीमत जानते हुए आज इसको पूरा कर लें। आज होमवर्क ज़्यादा नहीं है, कल से फिर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कल जब मैंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मुकम्मल वाली बनवा देनी है तो उस जैसे मैं 3-4 सवाल आपको दे के भेजूँगा घर करने के लिए, इसलिए पिछला कोई काम पेंडिंग ना रहे। ओके, हैंड आउट आपके पास है। 5.1 का रिक्वायरमेंट पढ़ें ज़रा, क्या कहता है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च x8। ड्रॉ अप ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पी फ्रैंक फॉर द ईयर। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है उसने। अब देखते हैं इसमें गिवन क्या है। स्टॉक 31 मार्च x8 पे गिवन है। कौन सा स्टॉक है ये? फॉर द ईयर एंड 31 मार्च x8 हो तो उस दिन का स्टॉक ओपनिंग होगा, चंदा क्लोजिंग है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। फिर रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होती है जी? परचेज रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न वाला कौन है? हाथ खड़ा करे, हाथ तो खड़ा करो, कुछ नहीं कहता, हाथ खड़ा करो। कौन था परचेज रिटर्न वाला? भाई गुड्स जब बिकती हैं तो सेल्स कहा जाता है, रुख होता है बिजनेस से टुवर्ड्स कस्टमर, आउटवर्ड रुख होता है सेल का। जब कस्टमर कुछ गुड्स वापस कर दे तो बिजनेस की तरफ गुड्स का रुख होता है, तो रिटर्न हुई इनवर्ड, इसको कहा जाता है सेल रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड जब भी कभी पर्चे में आए आपने फौरन लिख लेना है अपने वाला मतलब का नाम, क्या ये क्या है जी? सेल रिटर्न है, ताकि गलती ना लगे। और रिटर्न आउटवर्ड, जब रिटर्न्स का रुख आउटवर्ड है, फिर हम रिटर्न कर रहे हुए तो परचेज रिटर्न। अच्छा जी, अब इनका करेंगे क्या? आज तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए, बोलो भाई, बहुत हुआ अलग अलग रखना, आज इनको नेट कर देना है हमने। सारी जिंदगी सेल और सेल रिटर्न को अलग अलग लेकर आए, एंट्रीज अलग की, लेजर अलग बनाए, बैलेंस अलग करके ट्रायल में अलग लाए, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेल और उसके कॉन्ट्रा सेल रिटर्न को नेट कर देंगे, परचेज और उसके कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न को नेट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके हैं। आप चाहो तो हम अभी बना रहे थे ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल लेस सेल रिटर्न करो और नेट सेल्स लिखो और फिर उससे आगे कहानी शुरू करो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल और आगे। मिसाल के तौर पे 100 रुपये की सेल है, 10 रुपये रिटर्न है, तो 90 की नेट सेल लिखो और उससे आगे कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक और कहानी फिर वही शुरू कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेल्स लिखो, ब्रैकेट में ही सेल लेस रिटर्न करके 90 कर दो और इससे आगे कहानी शुरू कर दो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल और फिर वही ओपनिंग स्टॉक ब्ला ब्ला ब्ला। तो कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? यही बेहतर है, इससे टाइम भी बचता है, गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, वो सेल 3 लाइनें लिखनी पड़ी, पहले सेल लिखा, फिर सेल रिटर्न का अलग से रो बनाई, फिर उसको नेट करके नेट सेल लिखा, ब्रैकेट में लिखो सेल लेस, ये सेल है और ये सेल रिटर्न है, तो ये क्या आ गया? नेट सेल आ गई। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही परचेजेस के लिए भी दोनों सूरतें मौजूद हैं, लेकिन हम फिर अब यही वाली कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी परचेज थी जी 90 रुपये की और 5 रुपये की परचेज रिटर्न थी, तो हम 85 ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। ठीक है, ये आसान तरीका है। ओके, सही है? ओके, तो ये तो कंक्लूड हो गया कि हमने सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का क्या करना है। चुच मत करो, ये को नोट करने वाली चीज़ थी, चुच। ओके, उसके बाद परचेजेज हैं, फिर कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड कहाँ लेकर जाएंगे? परचेज के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल में, COS कॉस्ट ऑफ सेल की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में, और सेल्स तो सेल्स की जगह पर ही जानी है। अब तरीका पता है क्या रखना? वैसे तो आप खुद भी बना लोगे अब, लेकिन तरीका ये रखना हमेशा कि आप पहले ना फॉर्मेट बना लिया करेंगे। हम सवाल करिए ही ऐसे करेंगे, ठीक है? फॉर्मेट कैसे बनाना है? हम लिखेंगे जी सेल्स लेस, देखो ना टेंशन ख़त्म हो गई कि रिटर्न, सेल रिटर्न को तो हमने सेल में से ही नेट करना है, इसलिए टेंशन ख़त्म हो गई। सेल लिखा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ गया,
अच्छा, परचेज रिटर्न में भी टेंशन खत्म हो गई, परचेज में से माइनस करना है उसको तो बस परचेजेस लिख देना है। लेकिन लेकिन देखो सवाल में कैरेज इनवर्ड ना नजर आए किसी वक्त, फॉर्मेट तो पहले बनाया करेंगे हम, तो तरतीब ये रखा करनी है, फॉर्मेट बनाते हुए परचेज के नीचे ना हम 2 लाइनें वैसे ही छोड़ दिया करेंगे खाली, और नीचे लिखा करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कुछ भी नहीं आया इधर ऐड करने वाला तो खाली पड़ी रहे लाइनें, क्या मसला है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। और कुछ आ गया तो ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस करने वाला माइनस कर देंगे, ऐड करने वाला ऐड कर देंगे, 2 लाइनें एहतियातन छोड़ दी, काफ़ी बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ से निकल आएगा हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट, और बस यही बनाना है, और कोई एक्सपेंस भी उसने नहीं दिए हुए, और सवाल में रिक्वायर्ड भी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, सेल से जीपी तक, ठीक है। अच्छा, पहले फॉर्मेट बना लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने जो चीज़ आती जाएगी आप बगैर इंतज़ार किए उसी को पहले लिख देंगे, आपको सारे सवाल को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे बड़े ध्यान से देखना, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले क्या आया, स्टॉक। अब एक तो ये है कि मैं अपने फॉर्मेट की तरतीब से पहले सेल्स जाकर ढूंढूं, फिर ओपनिंग स्टॉक ढूंढूं, फिर परचेज ढूंढूं, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल की तरतीब से चलो, फॉर्मेट तो सारा सामने आ गया, जहाँ कुछ ऐड हो सकता था जगह छोड़ दी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, सबसे पहले मेरे फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 52,400, मैंने यहाँ पर लिखा 52,400, और ये माइनस, कैसा, कुछ ज़रूरत है पूरे सवाल तरतीब से पढ़ने की अपने फॉर्मेट में, ऐसे ही आगे चलो। नेक्स्ट क्या आया, सेल रिटर्न आ गई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सेल रिटर्न ने कहाँ जाना है, सेल में से माइनस होना है, ब्रैकेट डालो, सेल की जगह खाली छोड़ के -16,220 लो, बात समझ रहे हो, ठीक है। आगे क्या आ गया जी, मुझे भी देखने दो, परचेज रिटर्न आ गई, टेंशन ही ना लो, परचेज रिटर्न आ गई, परचेज लिखा हुआ है ना, परचेज की जगह छोड़ो, -19,480, ठीक है। जब परचेज आएगी यहां पे लिखेंगे, आंसर माइनस करके, सेल आएगी यहां पर लिख देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, आ गई परचेजेस 394, 170, लिखो यहां पे, परचेजेस में 394, 170, नेक्स्ट है 2490, क्या है, कैरेज इनवर्ड है, लो यहां पर लिख दो प्लस कैरेज इनवर्ड, कितना सॉरी जी, कितना 2490। उसके बाद जी सेल्स है 469, 320 जी। अब बस आंसर निकालना है, सेल्स नेट करो 453,100, ओपनिंग स्टॉक कोई है नहीं, परचेजेस नेट करके बताओ, 374,690। अब ये देखो, ये डिब्बा क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है भाई, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल करो कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे का, 324780, माइनस करो इसको 453,100 से, वो ऊपर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस नहीं करना, ओ जी 128 128 320, ठीक है जी, बस यहीं तक बनाना था। इसी जैसा अगला सवाल आपका होमवर्क है। अब बस आखिरी सवाल देख लो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, टाइम हो गया पूरा, टाइम नहीं है, ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर अंदर देखो, बैलेंस शीट बनानी है, मैं कह रहा हूँ ये कोई नई चीज़ है नहीं, इसलिए मैं 2 मिनट में करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ये हम पोर्ट्रे फॉर्म में करते थे। यार ये दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर बच्चों को कह दें काइंडली अभी ना नॉक करें, ठीक है।
हम लैंडस्केप फॉर्म में लिख रहे थे, इसी को पोर्ट्रेट फॉर्म में कर दो, बैलेंस शीट बन गई। कैसे? मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, कल तफसील से भी बनाएंगे। बहरहाल एसेट्स इक्वल होते हैं किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। लो जी, अब सवाल देखते जाओ, डाटा लिखते जाओ। ये देखो, ये 5.3 कर रहा हूं। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल वाले पोर्शन में आकर लिखो कैपिटल कितना है? 7200। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है जी? डेटर्स। डेटर्स क्या है? एसेट्स में आज कोई तरतीब शरतीब की पाबंदी नहीं है, कल करवा लूंगा तरतीबें। डेटर्स कितने? 1200। नेक्स्ट क्या है? वैन। वैन भी क्या है? एसेट। तो डेटर्स के नीचे वैन लिख दो, आज कोई नहीं खैर है, 3800। नेक्स्ट क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी। तो कैपिटल के नीचे लायबिलिटीज में आकर कैपिटल एंड लायबिलिटीज इकट्ठे होने हैं ना इधर, ये क्रेडिटर्स आ गए। कितने? 4100। बहुत तफसील से कल बनेगी बैलेंस शीट, लेकिन आज पहली बैलेंस शीट तो ऐसे ही बननी है। नेक्स्ट फिक्सचर्स भी क्या है? एसेट। तो एसेट्स में आकर लिखो फिक्स्ड यूरेज 1800। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? एसेट। तो यहां पर स्टॉक आ गया 4200। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स में आ गया, कितना? 300। इस साइड का टोटल करो और इस साइड का टोटल करो। जी 11,300 और दूसरी तरफ भी 11,300। बस ये हमारी बैलेंस शीट है आज के लिए, तो इतनी ही। इससे अगला भी ऐसा ही छोटा सा सवाल है, ठीक है? ओके जी, एक मिनट। बैलेंस शीट समझ आ गई? ओके। फीमेल स्टूडेंट्स पहले निकलेंगी क्लास से, मेल स्टूडेंट्स बाद में निकलेंगे। निकलना शुरू करें जी। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये चारों होमवर्क हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। अल्लाह हाफिज।